ठीक है, तो पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमारे पास होता है टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या थी? ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हेलोजिनेशन भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसको हम अगर तो क्लोरीन यूज कर रहे हो तो हम क्लोरीनेशन कह देते हैं, ब्रोमीन यूज कर रहे हो तो ब्रोमिनेशन। तो अगर तो जनरल हेलोजन की टर्म यूज कर रहे हो तो ये रिएक्शन क्या होता है? हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसमें अल्केन्स का रिएक्शन करवाएंगे ऑब्वियसली। किसके साथ? हेलोजेंस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में। तो कोई अल्केन ले लेंगे, मिथेन ले लेते हैं, सिंपलेस्ट अल्केन। तो उसमें डाल देते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या हो गई? हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जाकर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3Cl। और साथ में यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड अप करके बना देता है HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर फर्दर हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो वो हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस होते जाते हैं क्लोरीन से। ठीक है, तो ये CH3Cl दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और बना देता है CH2Cl2। ठीक है, तो एक और क्लोरीन एडअप हो गया और यहाँ से HCl बाहर निकल गया। ठीक है, दोबारा ये CH2Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और फर्दर एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। तो बन जाएगा CHCl3। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में दोबारा क्या होगा कि ये एक जो बचा हुआ हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या हो जाएंगी? 4। तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? CCl4। तो ये सारे प्रोडक्ट कुछ अमाउंट में हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक्चुअल प्रैक्टिस में कहा जाता है कि जो हमारा हेलोजिनेशन का रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा होता है। तो जितने भी ये सनलाइट के रिएक्शंस होते हैं ना, ये फ्री रेडिकल के थ्रू ही प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो किस तरह इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म देखते हैं। क्या होता है कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो इसके बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो होमोलिटिक जो है इसकी ब्रेकेज होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो रिजल्टिंग क्या बनेगा हमारे पास? Cl के 2 रेडिकल्स बन गए। ठीक है, तो इस पहले स्टेप को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होती है? किसी चीज की स्टार्टिंग। तो फर्स्ट स्टेप हुआ इनिशिएशन। सेकंड हुआ सेकंड हुआ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का क्या मतलब है कि हमारी चेन अपनी लेंथ में बढ़ती है या किसी भी तरह के फर्दर रिएक्शन हो गया तो उसको कहते हैं हम प्रोपगेशन। और लास्ट स्टेप होता है हमारा टर्मिनेशन। लास्ट और थर्ड स्टेप टर्मिनेशन क्या होता है कि जहाँ रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, चेन की लेंथ स्टॉप हो जाती है, तो उस रिएक्शन को हम देते हैं टर्मिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या होता है? इनिशिएशन के रिएक्शन में क्लोरीन पर की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, इसका बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है। सेकंड स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 किसका है? प्रोपगेशन का। तो प्रोपगेशन में क्या होता है कि ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जाकर मिथेन जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, मिथेन का ले लें या अल्केन का मॉलिक्यूल होता है, ये उस अल्केन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इधर हमने ली हुई है मिथेन। तो मिथेन ले ली। क्या होगा कि क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जाकर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा HCl। ठीक है, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? कार्बन के ऊपर। दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर जा रहा था।
ठीक है, तो आपका रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बन जाएगा, एक तो HCl बनेगा, साथ में CH3 और CH3 का रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चला गया था। ठीक है, अब ये CH3 रेडिकल क्या करेगा, फर्दर जाके क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये जो रेडिकल बनते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, बहुत अनस्टेबल होती हैं और रिएक्टिव होती हैं, तो ये फौरन ही जाकर दूसरे मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करने लग जाती हैं। तो इसका रेडिकल बना CH3 का। तो जो हमारी मीडियम में क्लोरीन मौजूद थी, इसने क्या किया, उस क्लोरीन को ब्रेक कर दिया बॉन्ड को। ठीक है, एक क्लोरीन क्या करेगी, बॉन्ड अप कर लेगी इसके साथ और दूसरा रेडिकल चला गया क्लोरीन पर। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3Cl और साथ में एक क्लोराइड का रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोपगेशन हो रही है। इसी तरह ये जो रेडिकल है क्लोरीन का, ये फर्दर जाकर किसी जो हमारा हाइड्रोकार्बन का रेडिकल है अल्कीन का, उसको ब्रेक कर देगा और फर्दर क्या होती जाएगी, प्रोपगेशन होती जाएगी। तो लास्ट स्टेप 3 क्या होता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, स्टॉप कर देना किसी चीज को, टर्मिनेट कर देना। तो टर्मिनेशन, या तो टर्मिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब दो रेडिकल्स आपस में मिल जाएं, तो क्या होगा, उनका फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्टेबल होगा और फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। तो किस किस तरीके से टर्मिनेशन हो सकती है, कि अगर तो हमारा क्लोराइड का रेडिकल मिथाइल के रेडिकल के साथ मिल जाए और बना दे CH3Cl। ठीक है, इस तरह से टर्मिनेशन हो सकती है। या किस तरह से हो सकती है, कि अगर तो एक CH3 का रेडिकल दूसरे CH3 के रेडिकल के साथ मिल जाए, तो बन जाता है इथेन। इस तरीके से CH3 और बाकी क्या ऑप्शन बचा है, कि अगर क्लोरीन रेडिकल अपने ही क्लोरीन रेडिकल के साथ मिल जाए, तो आपके पास क्या बन जाएगी, Cl2। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, रेडिकल खत्म हो गया और रिएक्शन टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं इसके, डिटेल में देख लीजिएगा, आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। इसी तरह जो हमारा क्लोराइड बनता है रेडिकल, या तो बाकी प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कि जैसे क्लोराइड के रेडिकल ने CH4 के साथ रिएक्शन किया था ना, हाइड्रोजन रिप्लेस किया था, तो ये रिएक्शन कर सकता है CH3Cl के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन हमने इस तरह लिख दिया, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ इसने रिएक्शन करके बना लिया है, HCl बन जाता है, और क्लोराइड क्या करेगा, आकर रिप्लेस कर देगा हमारे CH2, इस तरह बन गया रेडिकल CH2Cl, इस पे रेडिकल आ गया, साथ में HCl बन गया। ठीक है, अब ये जो CH2Cl बना है, ये क्या करेगा, फर्दर जाके क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो रिएक्शन कैसे होगा, इधर से एक रेडिकल आया, एक इसका बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हुई, तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, CH2Cl और Cl, CH2Cl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और साथ में क्या बन गया, क्लोरीन का रेडिकल यहाँ से। ठीक है, फिर ये क्लोरीन का रेडिकल इसी स्टेप में जाकर आगे इसको ब्रेक कर देगा, फिर ये जाकर फर्दर कोई क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगी और हमारी जो सब्सटीट्यूशन है फर्दर क्लोरीन की, वो होती जाएगी। ठीक है, तो हम कंपैरिजन देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस के साथ। तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब हमारी रिएक्शन हो रहा होगा हेलोजिनेशन, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो F की सबसे ज़्यादा होगी, फिर ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और लास्ट में जो आयोडीन है, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होगी। और फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होगा। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारे पास नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन क्या होती है,
ऐसा रिएक्शन जिसमें हम नाइट्रो ग्रुप ऐड करवा देते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं नाइट्रो ग्रुप को, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2। तो किसी भी चीज के अगर अंदर नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा दिया तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे नाइट्रेशन। तो मीथेन की नाइट्रेशन कराते हैं CH। इससे पहले आपने नाइट्रेशन का रिएक्शन पढ़ा होगा FSC में चैप्टर नंबर 9 में, जहाँ वो एरोमेटिक कंपाउंड की नाइट्रेशन कर रहे थे, बेंजीन की नाइट्रेशन होती है। तो यहाँ पर मीथेन की देख लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं HONO2। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप प्रोड्यूस करता है NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कोई भी चीज स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैच कर सकती है, वो क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो ये रिएक्शन का नाम क्या होगा, इस रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन होता है ये हाई टेम्परेचर पर 450 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होता है कि ये जो रिएक्शन में NO2 बनती है, ये NO2 जाकर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देती है, सब्स्टिट्यूट कर देती है, और बन जाता है हमारे पास मिथाइल नाइट्रो मीथेन। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH मिलकर बना देते हैं वाटर। ठीक है, यहाँ पर NO2 और साथ में बनता है हमारे पास H पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट है कि नाइट्रेशन हम सिंगल कार्बन की भी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर तो हमारे पास बड़े कंपाउंड्स हैं, जैसे इथेन हो गया या प्रोपेन हो गया, तो हम उसकी भी नाइट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि नाइट्रेशन में किसी भी कार्बन पर जाके हमारा नाइट्रो ग्रुप अटैक कर सकता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास CH3 है, तो क्या करता है, ये नाइट्रो ग्रुप के पास एबिलिटी होती है कि ये इस तरीके से भी अपनी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है इस हाइड्रोजन पर, CH3 CH2 NO2, या कर सकता है ये इस बॉन्ड को ब्रेक करवा कर CH3 के साथ भी अपना प्रोडक्ट बना सकता है। तो इससे नाइट्रो इथेन भी बन सकता है, नाइट्रो मीथेन भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास चेन लेंथ ज़्यादा होगी, प्रोपेन आ जाएगी, तब क्या होगा कि कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, नाइट्रो ग्रुप किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ SO3 ग्रुप। ठीक है, SO3 ग्रुप या SO3H ग्रुप, इसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अगर तो आपने फंक्शनल ग्रुप वाली असाइनमेंट की होगी तो उसमें आपने देखा होगा ये ग्रुप, इसको कहते हैं हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो इसकी हम सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं अपने हाइड्रोकार्बन के ऊपर, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। अगर तो हमारे पास कंपाउंड है ब्यूटेन, तो क्योंकि ये मॉडरेट टेम्परेचर पर हो रही होती है, तो ये ज़्यादातर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं देती, इसका सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है। इसका रिएक्शन टेम्परेचर होता है 50 से 60 पर हो रही होती है। उसमें हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहाँ से हमारे पास आता है, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसमें SO3। ठीक है, तो H2SO4 ब्रेक डाउन करके SO3 बनाता है, और फिर वो SO3 जाकर हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देता है, CH3 CH2 CH2, और एक और कार्बन भी है, और इसके साथ लग जाता है SO3H। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, तो ये जो सल्फोनिक एसिड के कंपाउंड्स हैं, ये हमारे पास डिटर्जेंट्स की तरह यूज होते हैं। अगर तो इनका सॉल्ट बना लिया जाए, किसी भी डिटर्जेंट के साथ सॉल्ट कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने कोई पॉजिटिव आयन लगा दिया। अगर तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके साथ सोडियम बना लगा दें, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट की पोलैरिटी की वजह से क्या होगा कि ये
डिटर्जेंट के तौर पर यूज हो सकते हैं, जाकर जो डर्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के साथ ये बॉन्ड अप कर लेते हैं और डर्ट को कपड़े में से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास अल्केन्स का कंबशन का रिएक्शन। क्या होता है कि कोई भी अल्केन के मॉलिक्यूल को अगर हम हीट अप करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंबशन। तो अगर तो आपके ऑक्सीजन एक्सेस में हो तब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली बन जाती है, अगर एक्सेस में ना हो तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास पायरोलिसिस का। तो पायरोलिसिस क्या होती है? लाइसिस से आपको पता चल रहा होगा, लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, और पायरो का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो पायरोलाइसिस का क्या मतलब हुआ? हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। तो इसका एक और भी नाम होता है, एफएससी में आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, क्रैकिंग का। तो क्रैकिंग से हम क्या करते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल्स को हीट अप करते हैं, तो वो क्या बनाता है? लोअर फ्रैक्शन बना देता है, छोटे मॉलिक्यूल्स बना देता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग। तो पायरोलिसिस, पायरोलिसिस क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मीथेन, CH3 CH3। तो क्या होगा कि जब हम इसको हीट अप करेंगे तो इसके जो हाइड्रोजन्स हैं वो इसमें से ब्रेक डाउन होकर निकल जाएंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर, और बन जाएगा हमारे पास रिजल्टिंग अल्केन, सॉरी अल्कीन। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है? पायरोलिसिस या क्रैकिंग के अंदर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, और इसके अलावा छोटे कंपाउंड्स भी बन सकते हैं जिनमें कार्बन नंबर कम होता है। यहाँ पर एक रिएक्शन क्या हुआ है, जब हम प्रोपेन को हीट करते हैं एट 600 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है कि एक तो इसका बन जाता है अल्कीन, CH3 हाइड्रोजन रिमूवल होकर CH और CH2, और साथ में मीथेन भी बन जाती है। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन निकल जाती है। तो जैसे जैसे हमारा कार्बन नंबर कंपाउंड का बढ़ता जाएगा वैसे ही उसके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास आइसोमराइजेशन का। तो आइसोमराइजेशन का क्या मतलब होता है? आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहते हैं आइसोमराइजेशन। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ वन आइसोमर into a mixture containing one or more than one isomer, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें ये एक आइसोमर दिया हुआ है, जैसे ब्यूटेन का दिया हुआ है 4 कार्बन, एन ब्यूटेन है। तो हमने क्या करना है? आइसोमराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। होता किस में है ये प्रोसेस? AlCl3 की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि आइसोमराइजेशन या रीफॉर्मिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को। तो आइसोमराइजेशन से इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है मॉलिक्यूल की, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अपने आइसोमर के अंदर एक कार्बन यहाँ। ठीक है, आइसोब्यूटेन बन गई। तो आइसोमराइजेशन या रीफॉर्मिंग हम करते क्यों हैं? किसी भी चीज में ब्रांचिंग बढ़ाने के लिए या उसके आइसोमर्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोअर अल्केन होते हैं या जो ब्रांच्ड अल्केन होते हैं वो कम क्रैकिंग प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन अल्केन्स या एन ब्यूटेन। तो इस वजह से हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करते हैं, उनको आइसोमराइज करके उनके ब्रांच कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो यूज हो तो
क्रैकिंग कम प्रोड्यूस करें। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास डीहाइड्रोजिनेशन। तो डीहाइड्रोजिनेशन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, हाइड्रोजिनेशन का ऑपोजिट। और हाइड्रोजिनेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, अल्कीन को कन्वर्ट कराते हैं अल्केन के अंदर। ये प्रोसेस यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स। तो डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब ऑपोजिट रिएक्शन, कि हम अल्केन का रिएक्शन करवा के उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो ये होता किसकी प्रेजेंस में है, कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, V2O5 या Cr2O3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्केन को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ V2O5 Cr2O3 और 550 से 60 तक टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है कि ये स्टेट चेंज से अल्केन से कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन के अंदर। तो किसी भी कोई भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, तो उसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाता है। इस जगह पर भी बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी बॉन्ड बन सकता है, और इस पोजीशन पर भी बॉन्ड बन सकता है। फिर पहला और ये वाली इक्वलेंट होंगी, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी हमारे पास, अल्कीन CH2CH CH2CH3। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सेंट्रल डबल बॉन्ड भी, सेंटर वाले हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास एरोमेटाइजेशन का। तो एरोमेटाइजेशन क्या होगी, कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें सेचुरेटेड कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाएं एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन, जिसमें हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे होती है एरोमेटाइजेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ऐसा ही प्रोसेस होता है कि हमने कंपाउंड ले लिया इस तरह, CH3। ठीक है, ये अल्केन है, रिंग जो है आपस में अटैच्ड नहीं है। ठीक है, ये अल्केन की स्ट्रेट चेन की रिंग है, हमारे पास 6 कार्बन की हेक्सेन है। हमारे पास कौन सा हेक्सेन, एन हेक्सेन। ठीक है, इस एन हेक्सेन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिंग के अंदर। ये आपस में हाइड्रोजन का रिमूवल कहाँ से होगा, टर्मिनल कार्बन से। तो इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है, और फिर फर्दर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, फर्दर हाइड्रोजन के रिमूवल हो जाते हैं। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेशन हो जाती है। जो पीछे इन्होंने कैटलिस्ट बताए हुए थे V2O5 वगैरह, तो क्या होता है कि साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो गया बेंजीन के अंदर, और बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, साथ में 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास एरोमेटाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट किसका रिएक्शन है, अल्काइलेशन का। तो अल्काइलेशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी चीज में अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन क्या होता है, अल अल्काइलेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू अल्कीन इज टर्म्ड एज अल्काइलेशन। तो अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले ली, कोई अल्कीन CH3 CH3 CH2, इसके इसका रिएक्शन किसके साथ हम करा देंगे, किसी अल्केन के साथ। तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा हमारे डबल बॉन्ड के ऊपर अल्केन का। तो किस तरह एडिशन होगा, कि प्रोडक्ट बन जाएगा CH2CH3 और यहाँ CH3, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस पोजीशन पर। और ये वाला कंपाउंड यहाँ हो जाएगा CH3 और CH3। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इस कंपाउंड को हम प्रोसेस को हम कहते हैं अल्काइलेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन क्या होते हैं, ऐसे अल्केन जो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे
कंपाउंड्स को हम कहते हैं साइक्लोअल्केन। तो इनकी सिंथेसिस भी ऑलमोस्ट सेम होगी जो हमने अल्केन की सिंथेसिस पढ़ी थी। पहला कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, हाइड्रोजिनेशन का। तो उसमें हाइड्रोजिनेशन में हमने स्ट्रेट चेन कंपाउंड लिए थे। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन के लिए हम कोई भी अल्कीन ले सकते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। तो उसकी क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर। अच्छा, इसी तरह हम टॉलीन भी ले सकते हैं, इस टाइप का कंपाउंड होगा और उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो जो भी ब्रांच होगी वो ब्रांच रहेगी और जो अंदर के डबल बॉन्ड्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड्स के अंदर, उनकी जगह हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये तो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की हाइड्रोजिनेशन की। हम साइक्लोहेक्सीन भी ले सकते हैं, ऐसे एल्कीन जो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हों, तो इसकी जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली इसका भी रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सीन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कीटोन की रिडक्शन से, पहले भी हमने यही प्रोसेस पढ़ा है, हम क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे, कीटोन ले लेंगे और इसकी जिंक, मरकरी और HCl की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोजनेशन की, या तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, हाइड्रोजन आ जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हेक्सेन के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर। ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ साइक्लिक कीटोन। इसके अलावा रिएक्शन दिया हुआ है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ डी हेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। ठीक है, तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएक्शन भी पढ़ा था, ये कौन सा है, डी हेलोजिनेशन। तो इसके लिए हम कंपाउंड ले लेते हैं CH2CH2Br डाइहेलाइड ले लिया हमने। डाइहेलाइड की हमने क्या करनी है, डी हेलोजिनेशन। तो कैसे कर सकते हैं हम डी हेलोजिनेशन, इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ड्स रिएक्शन। तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या किया था, हमने कपलिंग की थी हैलाइड्स की, दो हैलाइड्स की, तो साथ में कौन सा रिएजेंट यूज किया था, सोडियम, क्योंकि सोडियम की अफिनिटी हेलोजेंस के साथ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम, इसके दो मॉलिक्यूल। तो सोडियम क्या करेगा, जाकर दो ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड बनाकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसने जब NaBr प्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी बॉन्ड की और ये आपस में बॉन्ड अप कर लेते हैं, तो हमारे पास एक क्लोज्ड रिंग बन गई। तो ये क्या बन गया आपके पास, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सोडियम के की जगह आप कोई और मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, आप जिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी आपको रिंग नंबर चाहिए होगा आप वही यूज़ करके बना लेंगे। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शंस ना बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अगर तो आपसे कोई रिंग नंबर पूछा जाए कि मैंने आपको दे दी एक 6 मेंबर्ड रिंग और साथ में क्या दिया, मैंने आपको कहा कि जिंक रिएजेंट यूज़ कर लें और किसी स्टार्टिंग मटेरियल से ये चीज़ बनाएं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोहेक्सेन कैसे बन सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो आप क्या करेंगे, कोई डाइहेलाइड बना देंगे। डाइहेलाइड कैसे बनाएंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करके इस तरह का कंपाउंड ले लिया CH2Br और यहाँ भी क्या आ गया, CH2 नीचे आएगा CH2Br। ठीक है, तो 6 कार्बन हो गई, जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक क्या करेगा, ZnBr2 निकाल देगा और रिएक्शन करके ये बन गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से रिएक्शन आने चाहिए कि अगर आपसे इन्वर्टेड पूछ लिया जाए तो आपको आता हो। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास पायरोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और अच्छा, कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन हैं, आपके रिएक्शन मिक्स ना हो जाएं तो हम ये नेक्स्ट में देख लेंगे इतना डिटेल में। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास साइक्लोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज आज देख लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल
केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी भी सेम होंगी, जैसे अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं साइक्लोहेक्सेन की भी वैसे ही होंगी कि अगर तो हमारे पास कोई रिंग है, रिंग का पहला रिएक्शन हमने किया था हेलोजिनेशन Cl2 के साथ, तो हेलोजिनेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि इस पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये एक ही CH को रिप्लेस करके यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप साइक्लोहेक्सेन की ब्रोमिनेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा कि एक ब्रोमीन जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास एरोमेटाइजेशन का। अभी ही आपने एरोमेटाइजेशन पढ़ी है, उसमें आपने स्टेट चेंज से एरोमेटिक कंपाउंड बनाया था, तो इसमें आप साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं। साइक्लोअल्केन का रिएक्शन जब आप कराएंगे कैटलिस्ट के साथ प्लेडियम और प्लैटिनियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन के रिमूवल हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएगा ये एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। इसके अलावा आइसोमराइजेशन भी अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है, जिस तरह स्ट्रेट चेन एल्केन की आइसोमराइजेशन हो सकती है, ब्रांच की भी आइसोमराइजेशन हो सकती है। तो स्ट्रेट चेन इस तरह हो गया, इसके हम हीट अप करेंगे हाई टेम्परेचर पर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगी और आपका क्या प्रोड्यूस हो गया, अल्कीन, ठीक है। तो इसमें भी 3 कार्बन थे, हमारे रिजल्टिंग कंपाउंड में भी 3 कार्बन रहे हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम रहा है। सिर्फ क्या हुआ है कि यहाँ जो बनी हुई थी हमारे पास रिंग, उसको हमने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है किसका, कंबशन का। तो कंबशन भी सिमिलर ही होती है साइक्लोअल्केन की, के साइक्लोअल्केन के जो कार्बन है उसका हीट अप करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सल्फोनेशन का। तो सल्फोनेशन भी सिमिलर होगी किसी भी रिंग के ऊपर से, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ और साथ में हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट था SO3, तो क्या होगा कि ये इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह क्या लग जाएगा, SO3H, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हाइड्रोजिनेशन होती है ना और बन जाता है अल्केन, तो रिंग कंपाउंड की भी हाइड्रोजिनेशन जब हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगी और प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट चेन अल्केन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन का। तो साइक्लोअल्केन का जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि चेन ब्रेक होती है और एडिशन हो जाता है CH2 CH2, ठीक है। चेन ब्रेक होगी तो टर्मिनल पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगा दो ब्रोमीन का, CH2, यहाँ CH आएगा और यहाँ एंड पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो जो हमारे पास रिंग कंपाउंड्स होते हैं ना उनके रिएक्शन एडिशन होते हैं और बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं किसके साथ, अल्कीन्स के साथ। क्यों सिमिलर होते हैं, क्योंकि जब उनका बॉन्ड ब्रेक होता है तब उनके पास 2 डेफिशिएंसीज बच जाती हैं, तो ये अल्कीन की तरह रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अगर तो ब्रोमीन की जगह इसका HBr के साथ रिएक्शन हो साइक्लोअल्केन का, तब क्या होगा कि रिंग ब्रेक होगी, एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक जगह ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। 4 कार्बन बनाकर आप एक जगह हाइड्रोजन ऐड करा देंगे, दूसरी जगह ब्रोमीन, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है ना ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, ऐसा रूल कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ना वो ऐसे कार्बन पे जाएगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। ये लेक्चर ना एंड हो रहा है, मैं आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ, वो ज्वाइन कर लें। इस लेक्चर को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, इसका टाइम है।